अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। हम हर दफ़ा प्रोग्राम के आगाज़ में पिछले कुछ अरसे से यही बात करते हैं कि पाकिस्तान सिफारती महाज के ऊपर और दिफाई लिहाज से जितना ताकतवर मुल्क बनकर इस रीजन में उभर चुका है, शायद ही उसकी मिसाल माजी में मिलती हो। और पाकिस्तान के उस पॉइंट तक आने में भी शायद पड़ोसी मुल्क भारत या दीगर कुव्वतों को बड़ा वक्त लगेगा। और पाकिस्तान ने ये जो टारगेट है ये ऐसे ही अचीव नहीं किया, बल्कि पिछले 2 साल से जो सिफारती तैयारियाँ की जाती रहीं और दिफाई महाज के ऊपर सालों से जो कुछ होता रहा, आज उसके यही समरात हैं। और ख़ास तौर पर चाहे मई 2025 हो या फिर अमेरिका और ईरान की जंग हो, पाकिस्तान ने हर महाज के ऊपर अपना भरपूर किरदार बड़े मुस्बत अंदाज में अंजाम दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को मईशत के हवाले से भी है, महंगाई के हवाले से भी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से भी है। और उससे बड़ा चैलेंज ये भी है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार भी मुल्क है। और इन तमाम चैलेंजेस में जहां सियासी क़ुव्वतों को मुज्तहिद होना चाहिए, वहीं हम ये देखते हैं कि अपोजिशन की सियासी जमातें इस वक्त की हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम बहुत से मसाइल की वजह से ठहराती हैं। जहाँ एक तरफ बार बार एहतजाज की बात होती है, वहीं ये भी कहा जाता है कि हुकूमत शायद अपोजिशन को साइड लाइन करने जा रही है, मुलाकातों पर पाबंदी की बात होती है। लेकिन ये तमाम कोर इशूज़ जो कि पाकिस्तान से जुड़े हैं, उन पर बात करने के लिए पार्लियामेंट के ऐवानों में उस तरह खुलकर बात नहीं की जाती। और पार्लियामेंट के ऐवानों में या तो एहतजाज के नाम के ऊपर वॉकआउट कर लिया जाता है या फिर ये कहा जाता है कि हमें मौका नहीं दिया गया। लेकिन असल मसला ये है कि पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ अगर तो पहुँचनी है तो इसी ऐवान से पहुँचनी है। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर तफसीली बात करेंगे कि पाकिस्तान आज इकॉनमी से लेकर जो हमारे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इशूज़ हैं उसमें जहाँ बेहतर करने की अपने आप को कोशिश कर रहा है, वहीं अंदरूनी महाज के ऊपर कितने चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और दूसरा, इसके ऊपर भी बात करना चाहेंगे कि बड़ी हद तक इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो बड़े पॉकेट्स हैं, जैसे आज़ाद कश्मीर है जहाँ पर इंतखाबात होने हैं कुछ अरसे में, वहाँ पर जो मसाइल हैं उनसे निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ ला रही है। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के नाम के ऊपर जो चैलेंजेस हैं उसमें कितना वफाकी हुकूमत ऑन बोर्ड मौजूद है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ बड़े अरसे के बाद दोबारा एक मरतबा फिर मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। सर बहुत शुक्रिया अकील साहब आपके वक्त के लिए। सर वैसे तो एजेंडा काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जितना मैक्सिमम हम आपसे बात कर सकें। पहले तो फरमाइएगा कि आपके ख्याल में इस वक्त की जो सिचुएशन है मुल्क की, हमने पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की सिचुएशन में जितना बेहतरीन रोल अदा किया है, उसके बावजूद अभी भी बड़े मुख्तसर चांसेस नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका और ईरान में डील हो सकती हो। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के ऊपर दबाव भी हमने बरकरार रखा हुआ है। आप क्या समझते हैं सर कि सिफारती लिहाज से तो पाकिस्तान जिम्मेदारियां अदा कर रहा है, लेकिन कितनी उम्मीद की जा सकती है कि इन दोनों सिचुएशंस में मुस्बत नताइज हमें मिल सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। सना साहिबा, दोनों इश्यूज बहुत डाइवर्स हैं और बड़े डिटेल्ड हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस कलील वक्त में दोनों को जो है एड्रेस करने की कोशिश करूं। जहां तक ईरान और अमेरिका की जंगबंदी के हवाले से, सीज फायर के हवाले से और जो उनका ऑनगोइंग सालसी प्रोसेस है, उस हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान एक अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है और अभी भी लीड मीडिएटर है। आपने देखा कि ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से कल गालबन ये बात की गई कि हमारी तरफ से सिर्फ जो सालिस है वो पाकिस्तान ही है। तो दोनों फ्रीकैन का पाकिस्तान पे एतमाद होना और इस प्रोसेस के साथ जुड़े रहना और एंगेज करना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डिप्लोमेसी जो है वो कोई इवेंट नहीं है, वो एक प्रोसेस का नाम है। और ये प्रोसेस इवॉल्व भी हो रहा है, ये ऑन गोइंग भी है। जो शटल डिप्लोमेसी है, बैक एंड फोर्थ जो मैसेजिंग को रिले करने के हवाले से चीज़ें हैं, उस पर भी काम किया जा रहा है। और जो जवाब आ भी गया, गालबन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कल से जो है सदर ट्रंप की वो स्टेटमेंट, लेकिन पसे पर्दा भी काफी चीजें चल रही होती हैं और वो आउट इन द पब्लिक या पब्लिक आई या पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होती। हाँ, कुछ चीजें पब्लिक कंजम्पशन के लिए अपने डोमेस्टिक वोटर्स को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, लेकिन पसे पर्दा काफी चीजों पे काम जारी सारी रहता है और अभी भी है। और पाकिस्तान जो है इस सारे प्रोसेस को लीड कर रहा है। इसमें देखें, ये कहना कि कब तक ये होगा, मैं उस पर कोई टाइम लाइन नहीं लगा सकता, क्योंकि ईरानी हुकाम को फिल वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी है किसी भी किस्म की डील की, किसी भी किस्म के एग्रीमेंट की, किसी भी किस्म के जो है ऐसी मामलात के हल करने की। हाँ, वो चाहते हैं कि जो मामलात हो वो हल हो, लेकिन दोनों पार्टीज जो हैं वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से लीड कर रही हैं। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें पसे पर्दा जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, वो इंशाल्लाह उसका समर जल्द जो है
वो मिलेगा और नजर भी आएगा आपको। पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो एक सालिस के तौर पे हैं, हम इम्पार्शियल हैं, हम उसमें पार्टी नहीं है, हम एक फरीक नहीं है और ना फरीक बन सकते हैं। तभी इतना प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान आज भी सालसी का किरदार अदा कर रहा है और इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और बेहतर यही है कि ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़े, ताकि पूरी दुनिया में देर पा अमन के कयाम के लिए जो कोशिशें की हैं वो कम से कम रंग लेके आए, जो काफी हद तक रंग लाई भी हैं। हम्म। अब फाइनली मेरे ख्याल से किन चीजों पे एग्रीमेंट होता है, क्या वो फेजेस में करते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के तहत करेंगे, तो ये देखने की जरूरत है। अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, लेकिन प्रोसेस चल रहा है। जहां अच्छा। तक आपने अफगानिस्तान जी की बात की, तो जी मैं जी। इस हवाले से ये आपको जरूर हम्म कहूंगा हम्म कि पाकिस्तान ने अमन को कई मौके दिए और आज भी पाकिस्तान अमन पसंद होने के नाते अमन को मौका देना चाहता है और दे रहा है। लेकिन अफगान सरजमीन और अफगान तालिबान रजीम जो वहाँ पे है, आपको याद होगा कि दोहा में भी प्रोसेस हुआ, फिर इस्तांबुल में भी हुआ, हम्म। फिर दीगर जगहों पे भी मामला चलते रहे और लास्टली जब मामला नहीं किसी अल्टीमेट चीज तक पहुंच सके, तो फिर हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के तहत, जो कि स्टिल ऑन गोइंग है और वो होने भी चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क को अपनी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी की जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। और यहाँ पे तो सबूतों के साथ हमने ये चीज अफगान तालिबान रजीम को बावर भी करवाई, बताया भी। लेकिन कुछ अरसा जो है अभी कुछ दोस्त ममालिक की इंटरजेक्शन के बाद, उनकी इसरार के बाद वो हमले कुछ कम हुए, लेकिन अब फिर वो दोबारा जो फितनातुल खवारिज फितनातुल हिंदुस्तान है वो सर उठाने की कोशिश कर रहा है। उनका सर कुचला जाएगा और ये हम्म। मत समझा जाए अफगानिस्तान की तरफ से, अफगान तालिबान रजीम की तरफ से, कि वो किसी किस्म की दहशतगर्द एक्टिविटीज और अपनी सरजमीन को वो वहां पे इस्तेमाल होने दें और फिर पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी ठीक। के वाकयात हों। तो ऐसा नहीं हो सकता। हमने अल्टीमेटम जारी कर दिया है, उनको हम्म। बता दिया है कि ये मुमकिन नहीं है। हम आपके साथ बिल्कुल ताउन ठीक। करते आए हैं, लेकिन आप अगर अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ तो और ये पाकिस्तान की पाकिस्तान जो को बर्दाश्त दहशतगर्दी नहीं है होगा। उसके अच्छा, खिलाफ। बिल्कुल ठीक से पॉइंट पॉइंट आपका आ गया, कथा कलामी की माजरत। लेकिन अब मुझे एक क्विकली आपका कमेंट इस पर भी चाहिए कि वैसे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपोजिशन को मेरा ख्याल है 12 में गवर्नमेंट ने ऑफर किया। आपने कई प्रोग्राम्स में, हमारे प्रोग्राम समेत, ये कहा कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद अपोजिशन खुद ही इस हवाले से कोई एक नुक्ते के ऊपर यकसू नहीं है। लेकिन अब ये जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर महमूद अचकज़ई साहब मौलाना साहब से मुलाकात की है उन्होंने और एक्टिव हुए हैं, बड़ा ट्रस्ट करते थे आप लोग अचकज़ई साहब के ऊपर भी, तो अब कुछ उम्मीद हो सकती है कि वापस पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर अपोजिशन आए और उसको ही एक फाल किरदार के तौर पर इस्तेमाल करे? देखिए, हमारी तो उम्मीद है कि जो जमहूरी रवैया है, जो जमहूरियत का हुस्न है, वो यही है कि अपोजिशन अपना किरदार अदा करे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज दिन तक अपोजिशन ने अपना कोई किरदार अदा नहीं किया। कोई मुस्बत राय, कोई मुस्बत मशवरा या कोई तनकीद, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसे कहा जाता है, वो भी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ जो है आके अपना एहतजाज करना, एहतजाज के नाम पे फिर पार्लियामेंट छोड़ के चले जाना। तो ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन की जो बड़ी जमात अपने आप को बड़ी जमात कहती है, शायद अकेले उसका ये काम नहीं है, क्योंकि उनके अपने अंदर ही इतनी खलफशारियां हैं और ग्रुपिंग है। तो वो वाज़ेह तौर पे नजर आता है। और अब ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब ने अगर दीगर ऑपोजिशन लीडर से रब्ता कर रहे हैं, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल ऑपोजिशन जमातों से बातचीत और राब्ते में होती हैं और बेशक वो रब्ता करें। लेकिन किसी किस्म की तहरीक, किसी किस्म की कॉल, किसी किस्म का एहतजाज जो कि गैर आईनी हो, तो मैं नहीं समझता कि वो उसमें किसी हवाले से जो है को पेशरफ आ सकती है। आगे मौसम गर्मा की शदीद जो है वो दिन होंगे और मेरे ख्याल से बड़ा इंतहाई मुश्किल होगा। ईद के बाद और फिर अशूरा भी है, तो आप देख लें कि मुझे तो कम से कम इस राम दिनों में सितंबर वैसे तक जो है, नहीं हो पाता, तो इन तमाम, वैसे आपने बिल्कुल सही तस्वीर कशी की है, कैसे निकलेंगे, हाँ, बड़ा सितंबर मुश्किल तक होगा। मुझे कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक सितंबर आपकी। तक किसी किस्म का कोई एहतजाज कुछ नजर नहीं आता। ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक सवाल आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि बड़ी मुश्किलों के साथ पीपल्स पार्टी बनाने की सिचुएशन में गई थी जब हुकूमत बनी थी और राठौर साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन वहाँ जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, जब भी उसे मुज़ाकरात की बात आई, हमेशा नून लीग ने आगे बढ़कर मुज़ाकरात किए। इससे पहले भी अमीर मुकाम साहब और उनके वफ्द ने बड़े तवील डायलॉग्स किए थे, लेकिन
कुछ रेजिस्टेंस ऐसी सामने आ रही थी कि लगता ये था कि जॉइंट एक्शन कमेटी किसी और ही एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। अच्छा, इस मरतबा महसूस ये हो रहा है कि वहाँ फिर ये शटर डाउन और मुसलसल दबाव की एक जो टैक्टिक्स है ये इस्तेमाल हो रही है, गवर्नमेंट को भी वहाँ के अंडर प्रेशर लाया जा रहा है। आपके ख्याल में ये सिचुएशन कहाँ जाती है? मतलब उस हवाले से कुछ जो है वो बड़ी हद तक ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद ये कोई बहुत देर पा सोल्यूशन नहीं होगा जो जॉइंट एक्शन कमेटी जिस पॉइंट्स के ऊपर अपने आप को लेकर चल रही है। आपकी क्या राय है इस पे? देखें, पहले हमने उनसे एंगेज किया। आपको याद हम्म, होगा कि वहाँ पे यही शटर डाउन हड़ताल और फिर वहाँ पे जो है एहतजाज किया गया। फिर हमने हुकूमत ने एंगेज किया। उनकी जो रिजर्वेशन थी, हमने कहा कि जो एक मुआहदा भी हुआ, आपने देखा कि उस पे बातचीत भी हुई। उन पे उनके जो वैलिड पॉइंट्स थे, जो रीजनेबल पॉइंट्स थे, वो हमने कंसिडर भी किए और उन पे काम हो भी रहा है। ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, लेकिन अब उस पे कई चीजों में देर सवेर हो जाती है। ये किसी ने फोर्स ही नहीं किया था कि इस खत्ते में जो है इस किस्म की जंग जो है वो लग जाएगी। तो इसमें कम से कम कुशन होना चाहिए चीजों का। और मैं समझता हूँ कि अगर वो दोबारा कानून अपने हाथों में लेंगे तो फिर कानून तो हरकत में आएगा। हम्म, और जो स्टेट की रिट है वो तो डेफिनेटली कायम दायम रहेगी। लेकिन खुश उसलूबी से मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसी रिजर्वेशन है तो बिल्कुल वो हुकूमती जो वफ्द था उसके साथ दोबारा वो राब्ता कायम कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। और मिलजुल के एक डायलॉग के थ्रू, डिस्कोर्स के थ्रू, बातचीत के थ्रू मामला हल किए जा सकते हैं। सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर आपसे ये करना चाहूँगी कि आपके ख़्याल में ये आज एक खबर गर्दिश करती रही जो कि ब्लू पासपोर्ट्स के हवाले से एक जो रिक्वेस्ट जमा करवाई गई थी सेनेट में, बड़ी हद तक सर इस पे डिबेट हो रही थी कि जी क्या वाकई ब्लू पासपोर्ट जो हैं वो एक्स पार्लियामेंटेरियंस या एक्स सेनेटर्स को मिलने चाहिए। थोड़ा सा इसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर भी सवाल हुआ, लेकिन तलाल चौधरी साहब ने बड़ी हद तक क्लियर किया कि हम इस तरह पासपोर्ट सबको ब्लू नहीं कर सकते, दे सकते, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं कोई मसला होता है तो उसमें जो उसकी ग्रेडिंग है उस पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये मामला कमेटी को भेज दिया गया। आपके ख्याल में गवर्नमेंट के मुफ्त के गले में ऐसे मसाइल पड़े हैं जिसमें गवर्नमेंट का खुद भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सारी जो एक्सरसाइज है ये करने की कोशिश हो रही है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों किया जा रहा है? देखिए, नहीं, गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से बिल्कुल पासपोर्ट जो है वो उसके रूल्स मौजूद हैं। और हम्म, पासपोर्ट रूल्स के मुताबिक जो है वो फॉर्मर सेनेटर्स और फॉर्मर मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली हम्म, वो बिल्कुल ब्लू पासपोर्ट रख सकते हैं। और उनको जब वो इलेक्ट होते हैं तो उसके बाद फिर वो उनको ब्लू पासपोर्ट ही होता है दौराने पार्लियामेंट्री टर्म। और उसके बाद भी वो रख सकते हैं। लेकिन उनकी आई थिंक कि बच्चों को नहीं मिलता, जहां हम्म, तक मुझे मेरी इंफॉर्मेशन है। वो सिर्फ और सिर्फ जब वो सिटिंग पार्लियामेंटेरियन होते हैं तब तक उनके बच्चे या ऑफस्प्रिंग या डिपेंडेंट्स कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, तो वो रख सकते हैं। लेकिन जब वो नहीं होते तो फिर वो पासपोर्ट नहीं रख सकते। और यहाँ पे ये बात भी कहना मुनासिब होगी कि इस चीज को पासपोर्ट रूल्स के स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद पासपोर्ट रूल्स ही हम्म, देखना चाहिए। और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वहां पे दिया गया है कि कौन रख सकता है, कौन नहीं रख सकता। इस चीज पे बिल्कुल तलाल जॉय साहब ने ठीक कहा कि ग्रेडिंग पे इफेक्ट होता है। हम्म, तो इसको इस हवाले से देखने की जरूरत है, स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए सर। बैरिस्टर साहब वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ हमारे साथ थे और तमाम इंपॉर्टेंट कोर इशूज़ पे हमने उनकी राय सुनी। यकीनन गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ में बड़ी हद तक क्लियर है, लेकिन अब देखना होगा कि आया गवर्नमेंट के सामने जो अपोजिशन है या जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी किस तरीके से आगे इन मामला को लेकर चलती। एक छोटा सा वक्फा और जहाँ हमने अपोजिशन की बात की है और आज मंगल का रोज़ था और अडियाला में क्या कुछ हुआ, और सबसे बढ़कर ये कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी संजीदा है बानी चेयरमैन की रिहाई के हवाले से या फिर अपनी सियासत को वापस पार्लियामेंट लेके जाने के हवाले से, इस पर उनका मौक़िफ़ लेके एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन वो अपोजिशन जो कि पिछले कई माह से शायद चंद ही पॉइंट्स के ऊपर कायम है और उसमें से एक है बानी चेयरमैन की रिहाई, और उसके साथ अपोजिशन को वो स्पेस मिलना जो कि पार्लियामेंट में उनका हक है। और सबसे बढ़कर ये कि वो एहतजाजी मोड जो कि अभी तक सही मायनों में फुल ऑन नहीं हो सका है, लेकिन उसके बावजूद भी अपोजिशन की ये ख्वाहिश है कि वो मुज़ाकरात का जो रास्ता है वो हमवार ज़रूर हो, क्योंकि अपोजिशन के हुकूक बुनियादी तौर पर उनके मुताबिक सल्ब किए गए हैं। लेकिन किस हद तक इस वक्त की सिचुएशन में अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान कोई वर्किंग रिलेशनशिप बन सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और हम ये भी देख रहे हैं कि अचकज़ई साहब एक मरतबा फिर थोड़े से प्रोएक्टिव हुए हैं और मौलाना साहब से भी मुलाकात की है। किस हद तक क्या कोई नया कुछ बनने जा रहा है, ख़ासतौर पर PTI किस हद तक उनको 100% मैंडेट दे के उनकी ओनरशिप उनको दे रही है, इसी के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ हैं
शेख वकास अकरम के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात। शेख साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये जो मीटिंग हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, चकजई साहब की, ऑब्वियसली मतलब आप 100% तो नहीं इससे शायद वाकिफ़ हों, लेकिन क्या उनको भी ऑन बोर्ड लेने की बात हो रही है? क्योंकि वो भी बड़ी हद तक खाइफ तो हैं, लेकिन वो अपना झुकाव अपोजिशन के पलड़े में डालने को तैयार नहीं है। या फिर आपको लगता है कि ये उनकी ज़ाती नौयत की मुलाकात होगी जो दोनों अपोजिशन लीडरान के दरमियान हुई होगी? उनका क्योंकि बड़ा ज़ाती ताल्लुक है दोनों साहिबान का, तो ज़ाती भी हो सकती है। अगर आप फॉर्मल कहें तो टीटीएपी में शमूलियत के हवाले से चकजई साहब उनसे पहले भी बात कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के तहत बड़ी ख़्वाह रही है कि जो भी फॉर्मल अपोजिशन अलायंस हो, मौलाना शुड जॉइन इन। मौलाना साहब ने फॉर्मली हमें इन्फॉर्म किया था कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा, व्हेन ही सेड कि ही कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एनी फॉर्मल अलायंस, रादर उन्होंने ये कहा कि वो इशू टू इशू जो है वो अपोजिशन के अंदर अपना अलायंस में किरदार अदा कर सकते हैं। उस बुनियाद पे विच वाज अ डिसअपॉइंटमेंट बट स्टिल वी डिड नॉट डिसएंगेज। किसी न किसी सतह पे वो एंगेजमेंट रही। फिर चकजई साहब के आने के बाद हमें ये उम्मीद हुई कि ठीक है, अब ये ही कैन ये सबको इकट्ठा कर सकते हैं और वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे। तो अब क्योंकि महंगाई के मामलात हैं और उस पे मौलाना जो है वो ऑलरेडी इंदिया दे चुके हैं किसी न किसी एहतजाज के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल्सो इंटेंड्स टू डू दैट, टीटीएपी भी ऑब्वियसली अवाम के हवाले से, सारे अवामी लोग हैं बीच में, उस हवाले से कोई बात हो सकती है। अदर देन दैट कोई ऐसी चीज़ मेरे ज़हन में नहीं आ रही और ना मेरे से इस पे कोई बात हुई है। सही। अच्छा सर, आपके ख्याल में अब ये भी बात हो रही थी कि शायद अपोजिशन में मतलब पीटीआई ऑब्वियसली सरफहरिस्त है, तो वो चाहेंगे कि एहतजाज दोबारा से शुरू किया जाए, उस तहरीक को शुरू किया जाए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अडयाला के बाहर आज भी जो दिन था बड़ा क्रूशल रहा, उसमें लोग पहुंचे भी। फिर ये भी सुनने में आ रहा था कि वज़ीर आला ने ग़ालिबन 90 से ज़्यादा लोगों को भी लेके आना है। तो कैसे मेंटेन करेंगे आप लोग एक एहतजाजी मोड, फिर एक प्रेशर बिल्डिंग भी, फिर एक सीएम साहब अपने उमूर के अलावा ये सियासी जो मसरूफियात हैं, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो पाएंगी आपके ख्याल में? करनी पड़ेगी जी, और सबको करनी पड़ेगी। जिस तरह पिछला सीएम मैनेज कर रहा था, इनको भी मैनेज करना पड़ेगा। वो जो जिम्मेदारियां सूबे की दी गई हैं वो इसी वादे पे दी गई थी ना, अवाम की तरफ से और बाद में पार्टी की तरफ से, कि आप खान साहब के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तो दोनों रोल प्ले करने पड़ेंगे। सियासतदान कैन हैव एज मेनी हैट्स एज दे वांट एंड दे कैन वर्क ऑन दैट। मल्टी वो टास्किंग होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं है। आपकी टीम अच्छी हो एंड सेक्रेटरीज मिनिस्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो, आप भी टाइम दे रहे हो, यू कैन होल्ड बोथ एंड्स, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद सीएम साहब इस्तीफा भी दे सकते हैं, उनके ऊपर दबाव बहुत है अवाम का भी और सूबे के उमूर का भी, ये आपके ख्याल में दुरुस्त नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मेरे इल्म में ऐसी ना कोई खबर है। व्हाट्सएप ग्रुपों की खबरें जो है वो बस सारी तो मुस्तनद नहीं ना होती, तो वो गैर मुस्तनद खबर थी। व्हाई वुड ही रिजाइन, मतलब है कि मुझे आई डोंट सी एनी रीजन ही शुड बी रिजाइन। सही। अच्छा, अब सर एक बड़ा मसला ये भी है ना कि आपके ख्याल में ये जो आप लोग अभी एहतजाजी एक पूरा मोमेंटम शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि केपी तो इसमें अपना हिस्सा डालेगा और सीएम साहब भी वहाँ पर हैं, कारकुनान भी वहाँ पर हैं, पंजाब को कैसे आप लोग मोबिलाइज करेंगे? वहाँ पर सबसे बड़ा मसला एक तो रेजिस्टेंस का भी है। हाँ। उल्टा चले आप। ऐसे नहीं सुना। बात यह है कि सीएम केपी आज कितने अरसे के बाद वहाँ पे आए। आपने हफ्ते गिने बीच में, आपने जब से वो लास्ट टाइम आए? हफ्ते नहीं, महीनों की बात है। बिल्कुल। पंजाब वाले ही आते हैं हर ट्यूसडे को। वी शुड नॉट अंडरमाइन द एफर्ट्स ऑफ द पंजाब पाकिस्तान। ये सरप्राइजिंगली आपने बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल उजागर किया है। एंगल नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज मैं मॉनिटरिंग भी होती है। पंजाब राब्ता कमेटी की भी एक जिम्मेदारी मेरे पास रही है, तो उसकी अटेंडेंस मेरे पास अब भी आती है। मैं गिनती में आपको बता सकता हूँ कि अडयाला के सामने जो रौनक है उसमें मेजॉरिटी पंजाब के हमारे दोस्त होते हैं। हमारे केपी के लोग आते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं आते हैं, इक्का दुक्का वज़रा और उनके एमपी आ जाते हैं। हालांकि हर ट्यूसडे को आना चाहिए सबको, अगर बड़ा हुकूमत है, मसरूफियत होती है, हम क्या कह सकते हैं। पंजाब मेक्स एन एफर्ट, पंजाब ऑर्गेनाइजेशन मेक्स एन एफर्ट, अटेंडेंस होती है, सजा जजा होती है, मीटिंग्स होती है, नेमिंग शेमिंग होती है, सारा कुछ होता है। सो अडयाला की रौनक की मेजॉरिटी जो है, हर रोज तो नहीं वजीर आला आते, वजीर आला तो महीना महीना, दो महीने, तीन महीने नहीं आते। ये तो यही हमारे वर्कर होते हैं, पिंडी के होते हैं,
अब इन्होंने आपस में रीजनल प्रेसिडेंट्स जो है पंजाब के, उन्होंने एक टर्न बनाई है कि हर 2 रीजन्स हर हम्म, हफ्ते आएंगे। ये जो आज का दिन है, इसमें बाकायदा रीजनल प्रेसिडेंट्स नॉर्थ तैमूर, साउथ का रीजनल प्रेसिडेंट जो बप्पी है, इन दोनों के थोड़े आए ज्यादा आए, आपने देख लें माशाल्लाह आज अच्छा रश नजर आ रहा है। ये उनकी वजह से है। सीएम के साथ तो 90 MP है ना, पता नहीं वो पूरे आए होंगे, हम्म। मगर ये आपको जो रश नजर आ रहा है ये तो ये उन लोगों पंजाब का की है जो वजह से सीएम के सही। आने से पहले वहां पे उससे मौजूद थे। पॉइंट पॉइंट आपका आ गया, वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, लेकिन आपने अच्छा किया इसके ऊपर रोशनी डाली। अच्छा, अब एक मसला और भी है सर कि आपके ख्याल में आप लोग ये एहतजाज के मोड को ऑन करने की बात कर रहे हैं, कैसे इसको मतलब शुरुआत करेंगे इसकी? क्योंकि इसके बाद अब देख रहे हैं हम कुछ दिनों बाद ईद उल अज़हा है, फिर नया बजट आना है, उसमें ऑब्वियसली अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर होना बड़ा ज़रूरी है जब डिबेट होगी। तो ऐसी सिचुएशन में, और अभी कुछ वक्त पहले आप लोगों ने ईरान और अमेरिका की सिचुएशन में बैकफुट पर गए थे सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो डायलॉग्स इस्लामाबाद में होने थे गवर्नमेंट की दरखास्त के ऊपर। तो आप लोग कैसे शुरू करेंगे We मतलब? will not, we will जी। not, let me correct you, माजरत के साथ। Let's not say कि बैकफुट पे गए थे। Let's say for the greater good of the country, for the पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है हम्म, वो रियासत जो कि एक ऐसे मखमसे में मौजूद थी जहाँ ईरान और सऊदीया के दरमियान जो है डिप्लोमेसी के हवाले से, तो वहाँ हमने हम्म, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, ठीक। हमने स्टेट को सपोर्ट किया था, हम्म, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि खित्ते में जो अमन है वो होना चाहिए और इन दोनों मुसलमान कुतों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। और उसके लिए पाकिस्तान की एफर्ट्स में हमको हिंड्रेंस क्रिएट नहीं हम्म, करना चाहते थे, बिकॉज वी आर पाकिस्तानी, वी आर प्रो स्टेट एज अ पाकिस्तानी। हम बिल्कुल अपनी रियासत को पनपना, सेहतमंद, जमहूरियत और इंसाफ पसंद देखना चाहते हैं। तो हमने उसके लिए बैक फुट पे नहीं गए थे। ठीक। लेकिन हम अब समझते आगे थे कि की हिकमत पाकिस्तान अमली की सर क्या हो सकती है? चलिए, उस वक्त तो आप लोगों ने स्टेट की खातिर, मुल्क की खातिर ये एक कड़वा घूंट पिया, लेकिन अब आगे किस तरह चलेंगे? गवर्नमेंट तो ज़रूर चाहेगी कि ये एहतजाज ना ही हो, लेकिन फिर आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी? अच्छा, मुझे एक बात सना मुझे समझ नहीं आती। आप ये हम्म, बताएं, जब महंगाई होती है हम्म, तो क्या ये सिर्फ मेरा वोटर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर इफेक्ट होता है? आप इफेक्ट नहीं होती? सब नून इफेक्ट लीग के होते हैं वोटर सर। इफेक्ट नहीं अब होते? तो हम पेट्रोल डलवाते हुए भी सोचते हैं, हाँ, मतलब सामान सोचते खरीदते हुए भी सोचते हैं। हैं। यस, बिल्कुल, हाँ, यस। बिल्कुल मैं ऐसा ही है। अगले दिन मैं अपने मतलब है कि मैंने उनको जो है वो जो बच्चे स्कूल जाते हैं, मैंने उन्हें कहा कि इनके लिए कोई छोटी गाड़ी ढूंढो भाई, ताकि जो है ये जो लंबे लंबे तुम पेट्रोल के बिल मुझे सुना रहे हो, इसको चेंज करो। इसको बिल्कुल। हर आदमी हम्म, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस कर रहा है टू एडजस्ट विद द सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशंस। ठीक है जी। हम्म, इसी तरह लाइफस्टाइल चेंज हो जाते हैं फाइनेंसिस के चेंज होने से। और वो सारे पाकिस्तान के हो गए। बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लो मिडिल क्लास है। हम्म, और अब उसमें सब है, क्रॉस द बोर्ड आपने ठोक दिया सारों को। ठीक है जी। तो उस पे मैं ये समझता हूँ कि हर जमात को उठना चाहिए, बात करनी चाहिए। ये गैर जिम्मेदार, नालायक, इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है जो ये सिर्फ ये नहीं थोप सकती कि खत्ते की सूरत हाल है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। भाई, इस खत्ते में और मुल्क भी हैं, वहां तो इस रेशो से नहीं बढ़ी। और तुमने इन क्राइसिस में भी इस अवाम की हड्डियों में से 100 अरब से जायद का मुनाफा जो है वो निचोड़ लिया है। I हम्म, mean, आपका 80% से ऊपर का डीजल पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, एंड यू स्टिल आपने डीजल पेट्रोल की कीमत बराबर कर दी है। कौन से खाते में, किस तरीके से, व्हाट आर यू डूइंग? ये मुनाफा आप अपना एफबीआर का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए इन क्राइसिस के अंदर बंदों को मार रहे हैं। ये वो टाइम है जब आपने उनको रिलीफ देना है। बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं है। तो बिल्कुल पार्टियां अपना अपना लाएमल देंगी और हम भी महंगाई के हवाले से इस अवाम के साथ खड़े हैं। बट लुक एट दिस प्रो पीपल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्यों भाई, तुम्हारे वोटर नहीं मार रहे हैं महंगाई से? तुम लोग क्यों नहीं निकलते? हम्म, तो यस, एवरीबॉडी शुड स्टैंड अप फॉर दैट, पुश देम के प्रायोरिटीज अपनी सेट करें। 11-11 अरब के जहाज खरीद रहे हैं आप अपने लिए। क्यों? क्राइसिस की सूरत हाल है। बंदे अपने घर में गाड़ी तब्दील कर लेते हैं, छोटी गाड़ी ले लेते हैं। जहाजों पे ना सफर करो ना, गाड़ियों के ऊपर जाओ, अपने कॉन्वॉय छोटे कर लो, हम्म, छोटे कॉन्वॉय करो, जहाज मत उड़ाओ जिसका उड़ाने का खर्चा जो है वो 48 लाख से ऊपर का है कितने। तो मतलब है कि ये अल्ले तलल्ले अयाशियां जो है वो फिर कल्चर के नाम पे भी, मैंने मुजम्मिल की ट्वीट देखी, वो अरब रुपया लगा दिए और कल्चरल प्रोग्राम्स के ऊपर। ये कोई इंसानियत है? इधर बंदे भूख मरदे पे ने, सब्सिडाइज करो, लोगों को चीजें सस्ती दो, हम्म, अपने ऊपर लगाई जा रहे हो।
दिस इज नॉनसेंस। ये शाहाना चीजें नहीं चलेंगी ज्यादा देर तक, चलो और हर लेकिन कोई निकल पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, हम ने अवाम से वोट लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान साहब के लिए, और हम खान साहब के लिए बात कर रहे हैं, और उन्होंने हर औखे वक्त में जब हमने कॉल दी उन्होंने लब्बैक कहा। अगर हम आज अवाम के लिए नहीं बात करते, अवाम के लिए निकलते, कल हमारे लिए भी नहीं निकलेंगे। तो ये अवाम का इशू है, ये इधर उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए भी हमारा खड़ा होना चाहिए। तो एवरी पार्टी हैज टू कम आउट, एंड वी विल कम आउट इंशाल्लाह फॉर महंगाई के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। शेख वकास अकरम साहब आज पीटीआई हमारे साथ थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस हवाले से तैयार हो रही है कि किस तरह एहतजाज के लिए निकलना है। अब देखना होगा क्या अवाम का रिस्पॉन्स किस हद तक उनके साथ उतना ही मुस्बत होता है। एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद ईरान और अमेरिका के जो डायलॉग हैं किसी हद तक अभी स्लो पेस के साथ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन किसी अंजाम की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान अभी भी सिफारती तौर पर पाकिस्तान फैसिलिटेशन का जो रोल अदा करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में ऐसा लगता है कि अभी शायद किसी हद तक ये फास्ट पेस होने के बजाय स्लो पेस में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका ये बात कर रहा है कि जो पॉइंट्स ईरान की तरफ से भेजे गए हैं मज़ाक़ ख़ेज़ हैं, और वो पूरे पॉइंट्स भी पढ़ने की जहमत नहीं की गई। दूसरी तरफ बार बार ये इंदिया दिया जा रहा है कि शायद किसी भी लम्हे अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर सकता है, लेकिन इसमें पाकिस्तान अभी साइलेंटली अपना एक रोल ज़रूर प्ले कर रहा है, और वो है मीडिएशन का। इस पर किस हद तक तब्दीली रोनुमा हो सकती है हालात में, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए सेगमेंट मेरे साथ हैं सीनियर दिफाई तजियाकार एयर कमोडोर रिटायर खालिद साहब। जीसी साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि अमेरिका ने पॉइंट्स जो ईरान की तरफ से भेजे गए हैं वो पूरे पढ़े भी नहीं, और ट्रंप साहब ये कह रहे थे कि जी मैंने तो पूरे देखे भी नहीं है और मैंने वो मुसविदा वापस भेज दिया। आपको क्या लगता है कि दोबारा अमेरिका जंग शुरू करने की गलती कर सकता है ईरान के खिलाफ? बहुत शुक्रिया सना साहबा, आपने इनवाइट किया। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो मिलिट्री वेपन्स और आर्सनल है वो बहुत हद तक डिप्लीट हो चुका है। जो डिटरेंस 40 दिन में अमेरिका नहीं कर सका, मेरा ख्याल है कि अब ऐसी कोई उनके आर्सनल में कोई ऐसी चीज रह नहीं गई जो वो बिल्ड कर सके प्रेशर। इस हकीकत के बावजूद कि ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म दोनों तरफ आया है, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ये रियलाइज हो गया है, जाहिर है पब्लिक में तो कोई नहीं मानता, और ईरान का भी बहुत नुकसान भी हुआ है, और एक न्यू फाउंड रियलिज्म ईरान को भी आया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उसने कामयाबी से बंद कर दी। और ये वो नेवी है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि ना इनकी एयरफोर्स बची है ना उनकी नेवी बची है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर भी नहीं खोल सके। दुनिया में नंबर 1 नेवी अभी तक अपनी जगह इंटैक्ट है, कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अभी तक वो बेबस नजर आती है। तो आई थिंक ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म है, जितना जल्दी वो मान लेंगे, और आई एम श्योर क्लोज डोर में तो मान लेते हैं, हम पब्लिक में और जिस तरह मीडिया के ऊपर तो वो कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं आती। ये जो बयान जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, मेरा अभी भी मानना यही है कि ये बार्गेनिंग लिवरेज ही होती है, ये पोस्चरिंग होती है, क्योंकि मिलिटरीली नहीं साबित कर सके ओवर लास्ट ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स। तो अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई टेक होम किया जाए, अपने लोगों को एक एलिमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन में कह लें, अगर एलिमेंट ऑफ प्राइड ना भी ऐड कर सकें, तो ये लोगों को इत्मीनान दे सके कि हमने जो बातचीत की है बहुत फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की है, हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट अमेरिका के लिए ये है कि ईरान को भी यही एक न्यू फाउंडेशन, तो आई थिंक ईरान भी ये चाहता है। तो मेरा ख्याल ये है कि मोर ऑफ पोस्टरिंग। और एक और जो एक एलिमेंट जरूर ऐड में कर देना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाह रहे थे कि प्रेशर डाल के चाइना जाने से पहले पहले कोई ऐसी डील कर लें ताकि चाइना का कोई उनको फेवर ना लेनी पड़े, क्योंकि जब चाइना से वो इस तरह की फेवर लेंगे तो फिर अमेरिका को खुद भी ताइवान के टॉपिक पर और जो टैरिफ उसने लगाए हुए हैं उन पर काफी ज्यादा गिव एंड टेक का मौका चाइना को मिल जाएगा अपनी फेवर में लेने का। तो आई थिंक ये मोर ऑफ पोस्चरिंग थी, लेकिन अब क्योंकि टाइम बचा नहीं है शायद, तो प्रेसिडेंट ट्रंप इसलिए इसको स्टॉल कर रहे हैं कि उनको मजबूरन शायद चाइना के थ्रू ही कनेक्ट कराना पड़े, और उस पर डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा, कि कितना वो लीवरेज दे पाते हैं और कितना ले पाते हैं। मिलिट्री एक्शन या स्ट्राइक्स मेरा नहीं ख्याल, अब कैपेसिटी है, वे फॉरवर्ड नहीं लगता, उनके पास ऑप्शंस नहीं बची। ये भी बताएगा कि अमेरिका की तरफ से अब रिसेंटली अमेरिकी सदर ट्रंप दौरा करने वाले हैं चीन का, और उसमें वो कह रहे हैं कि मैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर बातचीत करूंगा, रूस ताइवान से मुतालिक भी और दीगर उमूर पर भी। ऑब्वियसली उसमें चीन जो है वो ईरान के बारे में भी बात करना चाहेगा। आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें अमेरिका और ईरान का मुआहिदा तय पा सके, खासतौर पर दौरा चीन के वक्त पे? लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी ध्यान में रखना चाहिए हमें कि जो ईरानियन एम्बेसडर हैं चाइना में, उन्होंने कहा है कि चाइना एक गारंटियर हो सकता है। ये इटसेल्फ एक इंडिकेटर है कि एक सब्सटैंशियल किस्म की डिग्री ऑफ एश्योरेंस ईरान को मिले तो शायद वो वे फॉरवर्ड करें। जो कॉन्फ्लिक्ट जहां पे फंसा हुआ है, जो मेरी नजर में वो ये है कि ईरान चाहता है कि हमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ एश्योरेंस पहले दी जाए, फिर हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट को छोड़ेंगे और फिसाइल मटेरियल जो हमारे पास है 440 किलोग्राम या जितना, वो हम तब हवाले करेंगे।
लेकिन अमेरिका चाहता है कि उससे पहले मैंने वॉर ट्रॉफी लेके जानी है, मैंने अपने लोगों को बताना है, मैंने दुनिया के लोगों को बताना है कि 8 बिलियन लोग क्यों हॉस्टेज बने हुए थे। तो वो एक मुझे पहले चाहिए एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस के वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट खत्म हो कर दिया प्रोग्राम, ये फिसाइल मटेरियल उन्होंने निकाल लिया। लेकिन आपके व्यूअर्स को एक हिस्ट्री से भी मैं कनेक्ट करता चलूं कि आज से 11 साल पहले जब 2015 में जो JCPOA एग्रीमेंट हुआ था प्रेसिडेंट ओबामा के जमाने में, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं मानते, उसमें ईरान ने 8 टन एनरिच्ड न्यूक्लियर मुख्तलिफ कैटेगरी की रूस के हवाले की थी थ्रू कैस्पियन सी। वो हम भूल जाते हैं, ये उसका 16वां हिस्सा है ऑलमोस्ट, उससे भी शायद कम है जो अभी बात हो रही है। तो मसला इधर आ जाता है जब हुकूमत ईरान और खासतौर पे IRGC जब ये समझती है कि हमने उस वक्त क्या लिया, फिर बार्गेन क्या मिली, फिर हम पर हमले हो गए, फिर हम पर ट्रस्ट नहीं किया गया, फिर हमारे पास एक और ज्यादा उससे भी ज्यादा ऑफेंस किए थे। तो मेरा ख्याल है कि खास तौर पर ईरानी हुकूमत समझती है कि जब तक हमारे पास ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट का एक लीवरेज है, उस वक्त तक हमारी रेलेवेंस भी है और एक एलिमेंट ऑफ सर्वाइवल भी उनको नजर आता है। तो जो ही ये निकल गया हाथ से और अगर डिग्री ऑफ एश्योरेंस अमेरिका को हो गई कि इनके पास न्यूक्लियर एनरिच अब नहीं रहा, तो फिर हुकूमत को भी खतरा है और आने वाले जो वक्त होंगे उसमें अमेरिका शायद उस तरह बाइंडिंग भी ना करे किसी भी एग्रीमेंट का। ये भी फरमाइएगा कि पाकिस्तान के बारे में ये खबरें आ रही थी कि जी हमने नूर खान एयरबेस में स्पेस दे दिया है ईरानी जहाज़ों को और वो यहाँ पर आकर लैंड कर चुके हैं। आपको क्या लगता है सर कि हम ऐसा करना चाहेंगे और ये गुमराहकुन खबरें देने का बुनियादी तौर पर मकसद क्या हो सकता है और इससे फ़ायदा कौन उठाना चाह रहा है? देखिए मिस ना, इसमें तो रॉकेट साइंस कोई नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल के अंदर जो पाकिस्तान की ओवरऑल रेलेवेंस बनी, जो हमने मई 2025 में किया, उसके बाद से दुनिया में हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि हम पीस लविंग कंट्री हैं, हम ना सिर्फ रीजन में स्टेबलाइजेशन के लिए पॉजिटिव रोल प्ले करने को तैयार है। पहलगाम हुआ, हमने सबूत मांगे, न्यूट्रल इंक्वायरी की ऑफर की, सब कुछ ऑफर करने के बावजूद शायद दुनिया समझ रही थी, जब हमने मे का कॉन्फ्लिक्ट का एक रिजॉल्व के साथ जवाब दिया तो हमें ये दुनिया ने मान लिया कि हम एक रीजनल स्टेबलाइजिंग मुल्क हैं, हमारे साथ इंगेज किए बगैर इस खित्ते में कम से कम अमन नहीं हो सकता। तो जो साल गुजरा उसके बाद हम मोस्ट रेलिवेंट हो गए, हम ग्लोबल प्लेयर बनना शुरू हुए, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग में, पीस मेकिंग के सेंस में। तो ये कई मुल्कों को जाहिर है सूट नहीं करता और हमारे खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन, और खासतौर पर सबको पता है कि जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ट्रस्ट है उस वक्त तक पाकिस्तान की रेलेवेंस रहेगी, क्योंकि हमने ये अर्न की है। और ये सारे स्पॉयलर्स यही चाह रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान का नाम लेकर इस तरह को स्पॉइल किया जाए या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शो किया जाए कि शायद पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। तो ये उनका मकसद ही है कि पाकिस्तान को डिसक्रेडिट किया जाए और पाकिस्तान के हिस्से में जब भी कोई अमन की डील होनी है, और इंशाल्लाह हो जाएगी, तो पाकिस्तान को वो क्रेडिट ना मिले, चाहे वो फिजिकली पाकिस्तान में हो या ना हो। पाकिस्तान ने अपनी अर्न तो की है वो जगह, और एक क्रेडिबल पार्टनर के तौर पर पीस मेकिंग में हमने कंट्रीब्यूट किया। तो आई थिंक ये उसी की है कि यहाँ खड़े हैं वहां खड़े हैं, ताकि आपको ऐसा किया जाए कि शायद पाकिस्तान ने एक तरफ अमेरिका का साथ दिया लेकिन दूसरी तरफ एक स्ट्रांग स्टैंड लिया है या एक प्रोटेक्शन दी है ईरानियन को। ये मिस इन्फॉर्मेशन आई थिंक हमारे फॉरेन ऑफिस ने क्लियर भी कर दी है ये। ये भी बताएगा कि अफगानिस्तान से मुतालिक हम पिछले चंद माह से देख रहे थे कि हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर थी और वो ये थी कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी हैं, चाहे अफगानिस्तान की सरजमीन पर भी करनी पड़े। लेकिन पिछले 1-1.5 माह की सिचुएशन के बाद भी ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान का रवैया तब्दील नहीं हुआ है और वहाँ से अब भी दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। आप क्या समझते हैं कि सर क्या हमारी कार्रवाइयाँ मौसर नहीं हैं या फिर वहाँ पर भारतीय नेटवर्क इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो उन्हीं के कहने और इशारों पर चल रहे हैं? देखिए बुनियादी तौर पर इसमें तो हमने कोई इन्वेंट नहीं करना व्हील को, जब हम ये समझते हैं कि बेसिकली अफगानिस्तान जो है वो एक कैश स्टार्व्ड कंट्री है। कैश स्टार्व्ड का मतलब उनको डे टू डे हुकूमत चलानी है, लिजिटिमेट गवर्नमेंट है नहीं, थ्रू फोर्स और थ्रू पावर वो हुकूमत चल रही है, लोगों को अकाउंटेबल नहीं है, गुडविल उसने करनी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविक कम्युनिटीज को उनको डेवलप करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उस पर। तो वो होता क्या है, क्योंकि वो डे टू डे उन्होंने चलानी होती है, तो वो एक लीवरेज खास तौर पर फाइनेंशियल कहीं से मिले तो उसको बहुत वैल्यू करते हैं। तो इस वक्त बार्गेनिंग मोड में रहती है उसकी हुकूमत हर वक्त कि कहाँ से बेहतर बार्गेन मिल जाए। और मैं अक्सर कहता था कि अफगानिस्तान की जो रजीम का सर्वाइवल ही इंस्टेबिलिटी में उनके लिए स्टेबिलिटी है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी हो जाएगी तो दुनिया रेलिवेंट नहीं समझेगी अफगानिस्तान को, दुनिया सर वैल्यू नहीं करेगी, फाइनेंशियली उनको एंगेज नहीं करेंगे। तो ये आपने देखा कि बुनियादी तौर पर जब वो एक तरफ हो जाते हैं, हमने एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज की, और मैं उस वक्त भी 1 साल से कह रहा हूं कि हमने मजबूरन की, नॉट बाय चॉइस। जब हमने मजबूरन हिट बैक किया उनको, तो जाहिर है हमने एक प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज की, जो अक्सर मैं बताता हूँ कि एक प्राइस आपने देनी होती है। बाय द वे, जिस तरह की मिलिट्री जब वेपन्स आप यूज करते हैं वो भी एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी होती है, बट थ्रू मिलिट्री मीन्स होती है। जो जंगें होती हैं वो स्टैंड अलोन कुछ नहीं लेके आती,
वो नेगोशिएशन टेबल पर एक न्यू फाउंड रियलिज्म लाती हैं उस मुल्क के लिए जिस पर हमला होता है। अगर उसको जाहिर है प्रोहिबिटिव प्राइस ज्यादा दी हो, उसने डिस्ट्रक्शन उसकी ज्यादा हुई हो, तो वो एक रियलिज्म के साथ आता है कि नहीं, मैं ये जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ अदर फोर्सेस स्पेशली इंडिया, तो मैं ये कंटिन्यू रह ही सकता था क्योंकि मुझे खुद डिस्ट्रक्शन या मेरे लोगों को फेस करनी पड़ती है हार्डशिप्स थ्रू ट्रेड ब्लॉकेड एंड एवरीथिंग। तो जब ये हो जाता है प्रोहिबिटेड, तो कुछ दिनों के बाद आपने देखा वो शायद बेहतर बारगेन पैकेज मिल जाता है, जो देने वाले बिल्डर हैं वो हायर बिड कर देते हैं, तो ये ऑन एंड ऑफ होता रहेगा। अब ये भी फरमाएगा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सिफारती लिहाज से जितना कामयाब हुआ है, दिफाई लिहाज से ख़ास तौर पर मई 2025 के बाद जितना कामयाब और सुरखरू हुआ है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन मईशत अभी भी एक ऐसा मसला है जिससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी निपटने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है सर कि इस हवाले से कोई रोड मैप बनाया गया है पाकिस्तान के लिए कि हम अगले कुछ सालों में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेहतर पोजीशन पर जा सकें? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये इसलिए सवाल अच्छा है कि जब हम मई 2025 की बात करते हैं तो हम बड़े प्राउड फील करते हैं। 4 दिन तक हमने उस विक्ट्री को एक स्ट्रेंथन किया, रिजॉल्व शो किया। मैं सेलिब्रेट ना भी कहूं कि बीइंग अ मिलिट्री पर्सन, मैं फिर भी उसको सेलिब्रेट नहीं कहता। हमने एक प्राइड लिया उस मोमेंट्स के अंदर, हमने चेरिश किया उस मेमोरी को, हमने रिवाइव किया और मैसेज दिया कि हम वो मुल्क हैं जो सोवरेनिटी ब्रीच नहीं होने देता और दुश्मन को न्यू नॉर्मल नहीं बनाने देता कि वो भावलपुर और बड़ीत और 9 जगहों पर हमला करे। वो हमने नहीं करने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं सब आपके व्यूअर्स को भी और सबको जहां तक आवाज जाती है, मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा। देखिए, ये होती है ज्योग्राफिक आपकी सॉवरेनिटी, आपकी एयर स्पेस की सॉवरेनिटी थी जिसका हमने दिफा किया। जब आप आईएमएफ के पास जाते हैं रेगुलरली, आप बेल आउट पैकेजेस मांगते हैं, आप दोस्त ममालिक से रोल ओवर का कहते हैं कि आपने कर्जा दिया था, मेहरबानी करके उसको रोल ओवर करते हैं, तो ये ज्योग्राफिक या एयर स्पेस की तो नहीं हो रही, लेकिन आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जरूर कॉम्प्रोमाइज हो रही है। आपकी जो ईगो है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स से भी मैटर करती है कि हम एक प्राउड नेशन है। हर दफा हम बेल आउट पैकेज के लिए जाएं, सरवाइव करें, तो आई थिंक बहुत कुछ करने की जरूरत है। और बाय द वे, वैसे भी मिलिट्री जितनी होती है दुनिया में, वो सिर्फ स्टैंड अलोन नहीं लड़ती। इकोनॉमिक एक रियलिटी है, वो उसने बैक करना होता है। आपने फाइनेंशियली फंड करेंगे उन वेपन्स को, उन सोर्सेस को, सबमरीन्स को, टैंक्स को, तभी वो सस्टेन कर पाएंगे। सोवियत यूनियन का हाल हमारे सामने है। खुदा ना खास्ता मैं रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन हमें हिस्ट्री से सीखना तो चाहिए कि सोवियत यूनियन के पास सब कुछ था सिवाय इकोनॉमी के। मिलिट्री उसकी बहुत बड़ी थी जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ है। तो मैं सिर्फ कनेक्ट ये करना चाह रहा हूं कि हमें हिस्ट्री से ये सीखना है कि हमने सिर्फ सॉवरेनिटी को ज्योग्राफी की हद तक या एयर स्पेस की हद तक नहीं रखना, हमने इकोनॉमिक सॉवरेनिटी भी लुक आफ्टर भी करनी है, उसको आगे भी लेके जाना है ताकि हमारे अंदर रेजिलियंस हो। हम वॉर को सस्टेन, अगर खुदा ना खास्ता थोप दी जाए, तो वॉर को सस्टेन करने की भी पोजीशन में हो, मिलिटरीली नहीं, इकोनॉमिकली भी। बहुत बहुत शुक्रिया। एयर कमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार, हमारे साथ थे। पाकिस्तान के लिए यकीनन सिफारती और दिफाई लिहाज से कामयाबी जितनी अहम है, उतनी ही मईशत के लिहाज से भी है, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ करना बाकी है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।